Assalamu alaikum dear viewers. You are welcome to Physics with Feroz Shah। आज की जो वीडियो है वो फर्स्ट ईयर फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 1 है और आज से मैं प्रॉपर इसकी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और इंशाल्लाह पहले 3 लेक्चर्स में आपको पूरा चैप्टर 1 एक्सप्लेन करके दूंगा। मेरा जो लेक्चर है ये एनएमडी केट के स्टूडेंट्स के लिए भी वैलिड होगा और इंशाल्लाह उनकी सारी कमी पूरी करेगा और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी ठीक होगा, चाहे वो किसी भी टेक्स्ट बुक से ताल्लुक रखें, केपी हो, पंजाब हो, फेडरल हो या किसी भी फेडरल बोर्ड हो, जो भी हो, इंशाल्लाह उनके लिए ठीक होगा। लेक्चर नंबर 1 में जो मैं चीजें डिस्कस करने वाला हूं, चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 1 में जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं डियर स्टूडेंट्स, वो है फिजिकल क्वांटिटीज, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, यूनिट और प्रीफिक्सेस। इन 4 चीजों पे मैं बात करूंगा। फिर लेक्चर नंबर 2 में हम चैप्टर 1 की और बातें और लेक्चर 3 में फाइनल बातें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट लेते हैं हमारे स्टूडेंट्स, और मैं आपको आज फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में कॉन्सेप्चुअल बातें बताता हूं कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज में मेन एस्पेक्ट्स क्या हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो आई थिंक आप सब जानते हैं, आपके जहन में आएगा या आप बोल भी दोगे कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो मेरे ख्याल में हर बंदा जिससे भी आप फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन सुने तो वो आपको बताएगा या आप उनको बताओगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। सो एवरीवन सेज दैट द क्वांटिटीज, हर कोई कहेगा कि द क्वांटिटीज विच वी कैन मेजर, द क्वांटिटीज विच वी कैन मेजर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये डेफिनेशन आपको सुनाई देगा हर जगह और हर बुक में, हर नोट्स में भी लोग लिखते हैं, बताते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। मैं एग्री हूं, इसको गलत नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज करना जरूरी है। पहली बात तो यह है माय स्टूडेंट्स दैट यू आर डिफाइनिंग क्वांटिटीज, और क्वांटिटी को क्वांटिटी से डिफाइन करोगे तो मजा तो नहीं आया, फिर समझ में नहीं आया कि भाई चीज क्या है ये। मैं कहूंगा फोर्स क्या है और आप कहें फोर्स है, तो आपने डिफाइन तो नहीं किया। क्वांटिटी है क्या, तो आपने कहा क्वांटिटी है, मीन क्वांटिटी को वेरीफाई करें, एक्सप्लेन करें कि क्वांटिटी होता क्या है। एक एतराज तो मुझे क्वांटिटी पर है, क्वांटिटी लफ्ज को क्वांटिटी से डिफाइन नहीं करना चाहिए। दूसरा मेरा थोड़ा सा इस पे एतराज सिर्फ मेजर का है, क्योंकि बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते और इवन देन वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, इवन देन वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है। मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं इंशाल्लाह, आपको इन 4 एस्पेक्ट्स की वो सारी बातें बताऊंगा जिसे आप कॉन्सेप्ट का नाम दे सकते हो और आप उसको हर जगह बिना झिझक यूज कर सकते हो। सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं इस क्वांटिटी लफ्ज पर एतराज कर रहा हूं। आपको इस डेफिनेशन में लिखना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, तो आप कहोगे द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्वांटिटी लफ्ज के बजाय आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का लफ्ज इस्तेमाल करो। कोई पूछे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फौरन बताना कि ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल क्वांटिटी वो बातें हैं, वो चीजें हैं जिनका ताल्लुक मैटर से है। अब आपको तो एग्जाम्पल चाहिए होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स, एनर्जी का ताल्लुक मैटर से है, एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी है। मास का ताल्लुक मैटर से है, मास फिजिकल क्वांटिटी है। और टाइम का ताल्लुक मैटर से है, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है। डेंसिटी का ताल्लुक मैटर से है, डेंसिटी फिजिकल क्वांटिटी है। वॉल्यूम का ताल्लुक मैटर से है, मैटर फिजिकल, वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी है। एरिया हो गया, लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। हर चीज, हर फैक्टर जो आप पढ़ते हो फिजिकल क्वांटिटी के तौर पर, आप देखो तो या उनका डायरेक्ट ताल्लुक मैटर से होगा या इनडायरेक्ट वो मैटर से कनेक्टेड होगा। सो एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होते हैं।
अब ये बात तो क्लियर हो गई कि सर अब हम ये नहीं कहेंगे कि द क्वांटिटी विच वी कैन मेजर, बल्कि स्टार्ट में हम कहेंगे कि द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब आगे मैंने मेजर पर भी एतराज किया, तो माय डियर स्टूडेंट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से होता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता और हम उनकी मेजरमेंट नहीं करते, कैलकुलेशन करते हैं। एक होता है मेजरमेंट, एक होता है कैलकुलेशन। मेजरमेंट वो होता है जो आप इंस्ट्रूमेंट से करें और कैलकुलेशन वो होता है जो आप इक्वेशन से वैल्यू मालूम करें। तो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू होती है, हम उस वैल्यू को इंस्ट्रूमेंट से भी मालूम कर सकते हैं, इक्वेशन से भी मालूम कर सकते हैं। सो ये जरूरी नहीं है कि हर फिजिकल क्वांटिटी मेजर हो। फॉर एग्जांपल आप एनर्जी को मेजर नहीं कर सकते, आप एनर्जी को हमेशा कैलकुलेट करते हो। आप मास को मेजर कर सकते हो, मास के लिए इंस्ट्रूमेंट है। आप टाइम को मेजर कर सकते हो, लेकिन एनर्जी मेजर नहीं होता, स्ट्रेन मेजर नहीं होता, लेकिन स्ट्रेन एक फिजिकल क्वांटिटी है। सो डेफिनेशन खुल के करते हैं, मतलब सिर्फ मेजरमेंट काफी नहीं है। मैं इस डेफिनेशन को मिटा रहा हूं और मैंने आपको समझाना है। अब आपको दो डेफिनेशन बता रहा हूं जो इंशाल्लाह आपके लिए हर जगह एप्लीकेबल होंगे और आपका हेल्प करेंगे। माय फर्स्ट डेफिनेशन फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, तो मेरा डेफिनेशन है कि ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर से ताल्लुक रखने वाले वो सारे खसूसियात, वो सारी बातें जिनका ताल्लुक मैटर से हो, लेकिन दूसरी शर्त भी है, all the properties of matter which we can measure, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और कैलकुलेट या कैलकुलेट कर सकते हैं, और बोथ मीन के मेजर भी कर सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने डेफिनेशन को वेरीफाई करके छोड़ूंगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, all the properties of matter which we can measure or calculate or both, यानी both measurement both calculation दोनों होते हैं, are called physical quantities। अब एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर मैं कहूं फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं मास, तो मास फिजिकल क्वांटिटी है, दुनिया जानती है फिजिकल क्वांटिटी है। तो सबसे पहले आप देखें, मास में आपको पहली खासियत मिलती है कि मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मास प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। और दूसरी बात यह है कि मास को हम फिजिकल बैलेंस से मेजर भी कर सकते हैं, इसका मेजरमेंट भी होता है, बिल्कुल होता है, फिजिकल बैलेंस इसका इंस्ट्रूमेंट है। और माय डियर स्टूडेंट, मास कैलकुलेट भी होता है, मास के बेशुमार इक्वेशंस भी है। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर से आप मास मालूम कर सकते हो, आप काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर से मास मालूम कर सकते हो, आप बेशुमार इक्वेशन से मास मालूम कर सकते हो। सो मास क्यों फिजिकल क्वांटिटी है? अगर कोई पूछे व्हाई मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप कहोगे कि मास इसलिए फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि इसमें पहली शर्त मौजूद है कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, मैटर से ताल्लुक रखता है, और दूसरी शर्त है कि ये मेजर भी होता है और कैलकुलेट भी होता है। मेजरमेंट मीन इसका इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है फिजिकल बैलेंस, और कैलकुलेशन के बेशुमार इक्वेशंस हैं। अब दूसरा एग्जांपल आपको दूंगा। दूसरे एग्जांपल में मैं कहूंगा एनर्जी। तो आप जानते हैं कि एनर्जी एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, एनर्जी भी मैटर की प्रॉपर्टी है। मैं मैटर हूं और मुझ में एनर्जी है, और एक चलती हुई बॉडी, एक मूव करती हुई बॉडी मैटर है और उसमें एनर्जी होती है। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस में एनर्जी होती है और वो मैटर है। तो एनर्जी का ताल्लुक डायरेक्टली भी मैटर से हो सकता है, इनडायरेक्टली भी ये मैटर से वाबस्ता होती है। तो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, कोई इनकार नहीं कर सकता। ये अलग बात कि एनर्जी मेजर करने का आप या मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो आप इसको मेजर नहीं करते, बट वी कैन कैलकुलेट। इनको क्या करते हैं? इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने यही कहा कि मेजरमेंट पर मुझे थोड़ा इतराज है। आप ऐसा मत कहें कि द क्वांटिटीज विच वी कैन मेजर, आप कहें द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो हम मेजर कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं या दोनों कर सकते हैं। सो ये कैलकुलेट होता है, इसके बेशुमार इक्वेशंस हैं। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी
जिसको हम, ये मेजरमेंट में मैंने कहा, ये मैंने आपको कैलकुलेशन का कहा। ऐसा भी होता है कि आप उसे मेजर कर सकते हो, लेकिन जो मेजर होता है वो अक्सर कैलकुलेट भी होता है, उसके इक्वेशन जरूर होता है। मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी का एक डेफिनेशन बताया, क्या याद करोगे? लेट मी एक्सप्लोर another definition of physical quantity, जो मैं आपको पहचान के तौर पर बता सकता हूं। मैं आपके नाम फिजिकल क्वांटिटी का दूसरा डेफिनेशन कर रहा हूं। लेट मी एक्सप्लोर द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अगर कोई पूछे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो कहना every, each and every property of matter। मैटर से ताल्लुक रखने वाली वो हर बात, फॉर विच, जिसके लिए, वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट, जिसके लिए हमारे पास या इंस्ट्रूमेंट होता है, आर इक्वेशन, या इक्वेशन होता है, आर बोथ, या दोनों होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने सेकेंड डेफिनेशन आपको बताया, ये आपके लिए फिजिकल क्वांटिटी की पहचान है, ये आपके लिए फिजिकल क्वांटिटी की पहचान है। और माय डियर स्टूडेंट्स, अब अगर कोई पूछे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो आसान जवाब देना कि हमारे आसपास मैटर से ताल्लुक रखने वाली वो सारी बातें जिनके लिए या हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, या इक्वेशन होता है, और या दोनों होते हैं, तो समझ जाइएगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। मैंने फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ डिफाइन किया। अब आपको फिजिकल क्वांटिटी के डेफिनेशन के बाद इसके नेचर्स बताता हूं। फिजिकल क्वांटिटी के नेचर्स भी हैं और फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स भी हैं। फिजिकल क्वांटिटीज के नेचर्स भी हैं और टाइप्स भी हैं। इसके दो नेचर्स हैं। देयर आर टू नेचर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। एक होते हैं स्केलर्स और एक होते हैं वेक्टर्स। बास फिजिकल क्वांटिटी बाय नेचर स्केलर होता है और बास फिजिकल क्वांटिटी बाय नेचर वेक्टर होता है। जैसे कि फोर्स बाय नेचर वेक्टर है, लेकिन टाइम बाय नेचर स्केलर है। माय डियर स्टूडेंट, स्केलर और नेचर में फर्क क्या है? मैग्नीट्यूड, विद, डायरेक्शन वगैरह वगैरह की बातें जो आपने सुनी है, मैं इंशाल्लाह इसको भी खोलूंगा और सही तरह से एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल्स के बेसिक डिफरेंस क्या है। लेकिन स्केलर वेक्टर पर हमारा सेकंड चैप्टर है। स्केलर वेक्टर्स में जो फर्क होता है, ये इंशाल्लाह इसी बुक के हम सेकंड चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सेकंड चैप्टर में इसका डिटेल आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स, वो बात करते हैं। हमारा इस चैप्टर में टाइप्स से ताल्लुक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्लास 9 से सीखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज को साइंटिस्ट ने 1960 के कॉन्फ्रेंस में, उससे कुछ पहले कुछ बाद, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, कॉल्ड टाइप्स। और उनमें से एक का नाम था बेस फिजिकल क्वांटिटीज, एक का नाम था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और एक का नाम था माय डियर स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड, बेस और सप्लीमेंट्री। 1998 या 97, 95 में ये एक मशवरा दिया गया, ये एक सजेशन पास किया कि सप्लीमेंट्री को भी डिराइव में शामिल करो, लेकिन अभी तक इसको बतौर अलग ग्रुप लोग डिस्कस करते हैं और पब्लिश करते हैं। एनीहाउ, बेस में ये आपके 9th की बातें हैं। हमारा असल टारगेट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, उस तरफ जाने वाला हूं। लेकिन बेस दुनिया के तमाम फिजिकल क्वांटिटीज में, बेशुमार फिजिकल क्वांटिटीज में 7 फिजिकल क्वांटिटीज को साइंटिस्ट ने मिलाकर एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप को बेस फिजिकल क्वांटिटीज कहा, जिनमें लेंथ है, टाइम है, आप जानते हैं, मास है, टेम्परेचर है, करंट है, और इसके अलावा लाइट, इंटेंसिटी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। मैं इस पर ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आप क्लास 9 का बुक खोल के देखें, यहाँ वहां ये चीजें आप पढ़ते हो, इधर नहीं है। लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, करंट, लाइट, इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बेस में ये क्वालिटी है कि ये आराम से, आसानी से और ज्यादा जगहों पर आप इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड होकर आपको न्यू क्वांटिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो इनको सबको ग्रुप में बेस कहा। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज मीन
रिमेनिंग all क्वांटिटीज obtained, वो सारी क्वांटिटीज जो हमें मिलती हैं फ्रॉम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ बेस क्वांटिटीज। बाय मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ बेस क्वांटिटीज से हमें जो बातें मिलती हैं, जो क्वांटिटीज मिलती हैं, दे आर कॉल्ड डिराइव्ड। लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, करंट, इन 7 में से किसी भी 2 या 3 के आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड होने से जो न्यू क्वांटिटी बनती है हम उसे डिराइव कहेंगे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी वो है, आप आसानी से कह सकते हो कि बेस वो होते हैं जो डिराइव्ड को बनाते हैं और डिराइव वो है जो बेस से बनते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री वो है जो ना डिराइव को बनाते हैं और ना बेस से बनते हैं। तो आप कह सकते हो कि ये वो क्वांटिटीज हैं which are neither base nor derived, ये ना बेस है और ना डिराइव्ड है। अब तक जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं जो ना बेस के ग्रुप में आ सकते हैं क्योंकि वो डिराइव को बनाते नहीं, और ना डिराइव के ग्रुप में आ सकते हैं क्योंकि वो खुद बेस से बनते नहीं। अब तक इस तरह के 2 क्वांटिटीज साइंटिस्ट को मिले और एक का नाम है प्लेन एंगल और एक का नाम है डियर स्टूडेंट्स सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, दीज आर द 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और हमारा पहला फैक्टर ऑफ लेक्चर नंबर 1 डिस्कस हो गया। लेक्चर 1 में हमने पहला फैक्टर फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कस किया। अब हम प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का डिटेल डिस्कशन करते हैं कि प्लेन एंगल क्या है और सॉलिड एंगल क्या है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, आप देखिएगा मैं दोनों एक एक साथ डिस्कस करूंगा। इस तरफ मैं आपके नाम करूंगा प्लेन एंगल की बातें और इधर माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको सॉलिड एंगल के सारे बातें, आपके सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। एक एक पॉइंट लिखूंगा, मिटाऊंगा और नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगा। प्लेन एंगल कौन सा एंगल होता है? तो भाई आपको कई डेफिनेशन बता सकता हूं और बताने वाला हूं। अगर मैं कहूं व्हाट इज अ प्लेन एंगल, तो माय डियर स्टूडेंट द फर्स्ट कमेंट यू कैन से, आप पहली बात कर सकते हो प्लेन एंगल क्या है, तो आप कह सकते हो द एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। वो एंगल जो सर्कल के सेंटर पर बने वो प्लेन एंगल कहलाता है। और माय डियर स्टूडेंट्स ये वो एंगल होता है द एंगल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, वो एंगल जो स्फीयर के सेंटर पर बन जाए दैट इज सॉलिड एंगल। स्फीयर के सेंटर पर बने तो सॉलिड एंगल, सर्कल के सेंटर पर बने तो प्लेन एंगल। मैं सर्कल और स्फीयर बनाऊंगा। फर्ज कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स ये है एक सर्कल, इट इज अ सर्कल, और ये है माय डियर स्टूडेंट्स लेट मी कंसीडर ये है एक स्फीयर। एक सर्कल और एक स्फीयर आपको दोनों एक तरह लगेंगे क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर दोनों एक तरह होते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्फीयर और सर्कल में फर्क समझते हो। सर्कल जो है वो रिंग की तरह होता है, रिंग, और स्फीयर फुटबॉल की तरह होता है। फुटबॉल और रिंग को अपने जहन में लाए, साइकिल का जो पहिया है दैट इज लाइक अ सर्कल, लेकिन फुटबॉल इज अ स्फीयर। बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर तो दोनों एक तरह होते हैं, और शॉर्ट बात करूं तो ये 3 डायमेंशन में है और ये 2 डायमेंशन में है, यानी इसमें एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, लेकिन जेड एक्सिस नहीं होता। और ये फुटबॉल की तरह है, इसमें एक्स एक्सिस भी होता है, इसमें वाई एक्सिस भी होता है और इसमें जेड एक्सिस भी होता है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, पहला डेफिनेशन ये कहता है कि सर्कल के सेंटर पर जो भी आपको एंगल मिल जाए समझ जाना ये प्लेन एंगल है, और स्फीयर के सेंटर पर जो भी एंगल मिल जाए समझ जाना कि वो सॉलिड एंगल है। अब आपने ये तो कहा कि प्लेन एंगल कहां होता है और सॉलिड एंगल कहां होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि प्लेन एंगल किस से बनता है और सॉलिड एंगल किस चीज से बनता है। तो डेफिनेटली आप जानते हो कि सेंटर पर एंगल बाउंड्री से बनता है। कहां से बनता है? बाउंड्री से बनता है। तो इधर सेंटर पर अगर हम एंगल बनाएंगे तो ये बाउंड्री का एक हिस्सा बनाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स इधर सर्कल की बाउंड्री से लाइंस खींच लें,
बाउंड्री से सेंटर की तरफ लाइंस खींच ले, आपको जो सेंटर पर एंगल मिल गया तो दिस इज अ प्लेन एंगल। ये है माय डियर स्टूडेंट्स एक प्लेन एंगल, ये एक प्लेन एंगल है। ओके और ये बात याद रखें। चलो इधर भी बाउंड्री लेता हूं। अब इधर बाउंड्री से सेंटर पर एंगल बनाओगे लेकिन टहरी है। आपको पता है कि सर्कल की बाउंड्री और स्फीयर की बाउंड्री में फर्क क्या है। सर्कल की बाउंड्री एक लाइन होता है, लाइन लेंथ, और स्फीयर की बाउंड्री एक सरफेस होता है, एरिया। यानी यहां जो बाउंड्री है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एरिया, और यहां जो बाउंड्री है वो इन द फॉर्म ऑफ लेंथ है। चूंकि ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है ये एक लेंथ है, ये एक लाइन है, और ये जो बाउंड्री है ये एक सरफेस है, और ये एक एरिया है। स्फीयर का सा फुटबॉल का सरफेस होता है, रिंग का लाइन लेंथ बाउंड्री होता है, बाउंड्री लेंथ है, लाइन है। अच्छा, यानी लेंथ का हिस्सा ये भी एक लेंथ होगा, इसलिए प्लेन एंगल जिससे बनता है उसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क, एंड इट इज डिनोटेड बाय एस। लेकिन यहां एंगल बनाना हो तो चूंकि बाउंड्री एक सरफेस है, एक एरिया है, तो यहां लाइन नहीं, यहां आपको एक एरिया लेना पड़ेगा, बिकॉज स्फीयर की बाउंड्री एरिया के फॉर्म में है, लेंथ के फॉर्म में नहीं। तो ये एरिया इधर जो पॉइंट से एंगल बनाएगा, इस एंगल का नाम रखा गया है सॉलिड एंगल, इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। और सॉलिड एंगल के सामने ये लेंथ नहीं है, ये एरिया है, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए, इट इज डिनोटेड बाय ए। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी एक डेफिनेशन तो मैंने आपको बताया, अब आप खुद कंक्लूड करें, डेफिनेशन से डेफिनेशन निकालेंगे। बताओ प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में आप नेक्स्ट फर्क कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट में चाहता हूं आप खुद बताओ, तो आप सोच कर बता सकते हो कि सर वो एंगल जिसके सामने, मुलाहिजा करें प्लीज, वो एंगल जिसके सामने लेंथ हो वो प्लेन एंगल होता है, और वो एंगल जिसके सामने एरिया हो तो दैट इज कॉल्ड अ सॉलिड एंगल। लेट मी इंटरप्रेट इट। मैं इन लफ्जों को आपकी खातिर लिख रहा हूं। डेफिनेशन नंबर 1 मिटाकर मैं डेफिनेशन नंबर 2 लिखने वाला हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लेन एंगल के लिए आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर द एंगल which faces a length is called plane angle। वो माय डियर स्टूडेंट्स, वो एंगल जिसका सामना एक लेंथ कर रहा हो दैट इज अ प्लेन एंगल। और इधर माय डियर स्टूडेंट्स आप कहोगे, आपको कहना चाहिए कि सर द एंगल, वो एंगल which faces an area, which faces an area, वो एंगल जो कि एक एरिया को फेस करे। आसान लफ्जों में बात करूंगा, वो एंगल जो लेंथ से बनता है प्लेन एंगल होता है, और वो एंगल जो एरिया से बनता है वो सॉलिड एंगल होता है। मैं आपके लिए डिमॉन्स्ट्रेट कर लेता हूं, क्या याद करोगे? देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक पॉइंट ले रहा हूं, ये इस पॉइंट को गौर से देखिए, इस पॉइंट पर मैं एंगल लूंगा। अगर मैं इस पॉइंट के सामने ये मार्कर लेंथ वाइज रख दूं, देखो ये एक लेंथ है, और मैं इस लेंथ के टॉप से एक लाइन ले जाऊं और इसके बॉटम से एक लाइन ले जाऊं, तो इस पॉइंट पर एक एंगल बनेगा, लेकिन उस एंगल का सामना लेंथ कर रहा है, तो ये एंगल प्लेन एंगल होगा। अब अगर मैं इस एक मार्कर के बजाय इतने ज्यादा मार्कर इस पॉइंट के सामने रख दूं, देखो इस पॉइंट के सामने मैंने इतने ज्यादा मार्कर रख दिए, और ये मार्कर अब लेंथ नहीं, ये एक एरिया है। आप देख रहे हो कि इट इज अ सरफेस। अब इस पूरे सरफेस से इस पॉइंट पर जो एंगल बनेगा दैट इज अ सॉलिड एंगल, दैट इज अ सॉलिड एंगल। फर्दरमोर उम्मीद है आप इस वक्त खुले आसमान के नीचे तो नहीं बैठे होंगे। ये अलग बात, अगर आप ये वीडियो मोबाइल पे देख रहे हो तो हो सकता है खुले आसमान के नीचे बैठे हो, लेकिन आपके दाएं बाएं कोई दीवार तो होगा, आप कोई सहरा में तो नहीं होंगे ना इंशाल्लाह। और इस पहर तो सहरा में होना खतरनाक भी होता है। सो एनीवे स्टूडेंट्स, आपके दाएं बाएं दो दीवारें जरूर होंगी। तो फर्ज करो एक दीवार के सेंटर पर, गौर करें, एक दीवार के सेंटर पर एक पॉइंट लगा दे, नोट करें। अब दूसरे सामने दीवार पर एक लाइन खींचे,
और लाइन के टॉप से और लाइन के बॉटम से दो लाइंस उस पॉइंट तक ले जाए तो इस पॉइंट पर जो एंगल बना वो प्लेन एंगल है, क्योंकि ये एक लाइन से एक लेंथ से बना है। फिर ऐसा इमेजिन करें कि उस पॉइंट पर ये पूरा दीवार के कॉर्नर से लाइंस ले जाए, उस कॉर्नर से उस कॉर्नर से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से, और पूरा दीवार एंगल बनाएगा। तो अब दीवार एरिया है, लेंथ नहीं। फिर वहां जो एंगल बनेगा दैट इज अ सॉलिड एंगल। ये मेरे दो हाथ, दो दीवारें हैं, ठीक ना। इधर एक पॉइंट आप सेलेक्ट करें, सही। इधर इस हथेली पर एक सेंटर में पॉइंट, अब इस हथेली पर एक लाइन खींचे और लाइन से दो लाइंस ले आए तो इधर जो एंगल बनेगा प्लेन एंगल, और ये पूरी हथेली इधर जो एंगल बनाएगा तो दैट विल बी अ सॉलिड एंगल। ओके, आप दूसरा डेफिनेशन भी समझ गए। अब मैं तीसरा डेफिनेशन डिमॉन्स्ट्रेट करता हूं। ये एक सॉलिड एंगल है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। ये एक प्लेन एंगल है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। आप मेरा साथ दें, मैं मिटा रहा हूं कुछ, मैं इस लाइन को मिटा रहा हूं। आप देख रहे हो कि प्लेन एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जैसा था वैसा ही है। ये लो माय डियर स्टूडेंट्स, सर्कल का नाम और निशान मिट रहा है। चलो सर्कल फिनिश, सर्कल खत्म। जो लेंथ इसको बना रहा था वो लेंथ भी खत्म हो गया, लेकिन आप देख रहे हो कि जो प्लेन एंगल था वो प्लेन एंगल उसी तरह है, उसमें तो कोई फर्क नहीं आया। प्लेन एंगल पहले भी था, प्लेन एंगल अब भी है, लेकिन सर्कल भी खत्म और सामने लेंथ जिससे ये बन रहा था वो भी खत्म। अगर ये अब भी प्लेन एंगल है तो हमें प्लेन एंगल का एक बेहतरीन सिंपल डेफिनेशन मिला, और वो क्या है? सो आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज लाइन नंबर 1 और इट इज लाइन नंबर, एक लाइन नंबर 1 है और एक लाइन नंबर 2 है। इसका मतलब यह है कि प्लेन एंगल वो एंगल होता है जो दो एंगल्स के दरमियान होता है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू राइट द थर्ड डेफिनेशन फॉर यू ऑफ प्लेन एंगल, एंड द थर्ड डेफिनेशन आई वांट टू शेयर इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज कॉल्ड अ प्लेन एंगल। अब वही काम इधर करते हैं। ये सॉलिड एंगल इसी तरह है। अगर मैं इसको रिमूव करूं, सर्कल का स्फीयर का मैंने नामो निशान भी मिटा दिया, एरिया के भी जिक्र नहीं कर रहा, वो भी हटा दिया, लेकिन सॉलिड एंगल अब भी सॉलिड एंगल है। अब जरा गौर से देखिएगा, ये क्या है? तो आप कहें सर ये एक कोन है, कोन, और ये निब ऑफ कोन है, निब ऑफ कोन। तो जनाब हमें सॉलिड एंगल का तीसरा डेफिनेशन मिल गया। हम समझ गए कि द एंगल एट द निब ऑफ कोन, द एंगल एट द निब ऑफ कोन, कोन के निब पर जो एंगल बनता है दैट इज अ सॉलिड एंगल। कोन के निब पर जो एंगल बनता है दैट इज अ सॉलिड एंगल, वो एक सॉलिड एंगल होता है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, ये भी हो गई बात। एक और बात कर लेते हैं, लास्ट डेफिनेशन जो आप सबको आता है। जब भी किसी स्टूडेंट से पूछूं कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या है, तो सबसे पहली बात स्टूडेंट यही बताते हैं कि सर एंगल इन 2 डायमेंशन इज प्लेन एंगल और एंगल इन 3 डायमेंशन इज सॉलिड एंगल। तो ये आपको पता है तो क्यों ना लिख के, अच्छा डेफिनेशन भी है। प्लेन एंगल 2 डायमेंशन में क्यों होता है? क्योंकि इसका ताल्लुक सर्कल से है, और सर्कल 2 डायमेंशन में है तो प्लेन एंगल खुद भी 2 डायमेंशन में होगा। सॉलिड एंगल 3 डायमेंशन में क्यों है? क्योंकि इसका अक्सर ताल्लुक स्फीयर से होता है और स्फीयर खुद 3 डायमेंशन है, सो सॉलिड एंगल भी 3 डायमेंशन होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लेन एंगल का और सॉलिड एंगल का मैं आपके लिए आखिरी डेफिनेशन दे रहा हूं कि व्हाट इज प्लेन एंगल। तो आप कहो एनी एंगल इन 2 डायमेंशंस, वो हर वो एंगल जो 2 डायमेंशंस में होता है। और सॉलिड एंगल के लिए कहोगे कि एनी एंगल, हर वो एंगल इन 3 डायमेंशंस, हर वो एंगल जो 3 डायमेंशन में होता है दैट इज कॉल्ड अ सॉलिड एंगल। ये हो गए जनाब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के डेफिनेशंस। लेकिन अभी हमारी बातें पूरी नहीं हुई। अब मैं प्लेन एंगल के लिए एक इक्वेशन डिराइव करूंगा और ये आपको बताता चलूं कि प्लेन एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा। अक्सर इसे थीटा से डिनोट करते हैं, हालांकि सिंबल फिक्स नहीं होते, सिंबल चेंज होते रहते हैं। अच्छा, इसका एक इक्वेशन लेना चाहता हूं, फिलहाल इसकी बातें करूंगा, सॉलिड एंगल की आखिरी में बात करूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये एक सर्कल है, फिलहाल मैं सॉलिड एंगल में रिमूव कर रहा हूं ताकि आपका फोकस इधर रहे। ये एक सर्कल है और ये सर्कल कुछ अजीब सा बन गया, मैं कुछ बेहतर बनाने की कोशिश कर लेता हूं। हाँ सही है। फर्ज करो ये एक सर्कल और ये इसका सेंटर मोहतरम, ठीक।
ये हम रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, यहां से दो लेंथ ऑफ आर्क ले लें, दो लेंथ ऑफ आर्क ले लें प्लीज। तो एक लेंथ ऑफ आर्क आपने यहां से यहां तक ले लिया, इधर तक, ये लेंथ ऑफ आर्क आपने कम ले लिया, एग्री। और इस लेंथ ऑफ आर्क से आपने प्लेन एंगल बनाया, तो प्लेन एंगल भी आपको क्या मिला, कम मिला। अब जो है आप ऐसा करें, यहां रेफरेंस लाइन से एक और लेंथ ऑफ आर्क ले लें, लेकिन ये लेंथ ऑफ आर्क जरा बड़ा ले लें, थोड़ा सा बड़ा लेंथ ऑफ आर्क ले लें यहां से। सो ये रे हमारे स्टूडेंट्स, आपने वहां से लेंथ ऑफ आर्क थोड़ा बड़ा ले लिया, ये ग्रीन जो है ये आपने दूसरा लेंथ ऑफ आर्क ले लिया, और ये लेंथ ऑफ आर्क इस वक्त क्या है, ज्यादा है, बड़ा है। लेकिन आप देखें इसका जो प्लेन एंगल बनेगा सेंटर पर, यहां से यहां तक ये प्लेन एंगल क्या है, ज्यादा है। सो माय डियर स्टूडेंट, आप गौर से तो देखें, कम लेंथ ऑफ आर्क कम प्लेन एंगल, ज्यादा लेंथ ऑफ आर्क लेकिन ज्यादा प्लेन एंगल। इसका मतलब तो ये हुआ कि लेंथ ऑफ आर्क और प्लेन एंगल के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। जितना हम सर्कल के अंदर बड़ा प्लेन एंगल लेंगे उसके लिए हमें बड़ा लेंथ ऑफ आर्क लेना पड़ेगा या हमें मिलेगा। सो दैट्स व्हाई हम डायरेक्ट रिलेशन लेते हैं। अगर मैं इसको हटा दूं, जब भी ये हटाते हैं तो आप जानते होंगे, उम्मीद है आप जानते होंगे कि हम इक्वल और कांस्टेंट लगाते हैं, और थीटा की जगह थीटा। माय डियर स्टूडेंट्स, इस कांस्टेंट का अक्सर हम नाम बाय चॉइस, सिंबल बाय चॉइस और वैल्यू बाय एक्सपेरिमेंट मालूम करते हैं। क्लियर? तो मैं इस कांस्टेंट की तीन बातें यहां बता दूं, जरा गौर फरमाइएगा। इस डायग्राम में आपने एक प्लेन एंगल छोटा लिया है और एक प्लेन एंगल बड़ा लिया है, लेकिन दोनों प्लेन एंगल में ये रेडियस क्या रहा है, कांस्टेंट। यानी इस वक्त इस रिलेशन में कि लेंथ ऑफ आर्क भी कम ज्यादा हुआ और थीटा भी कम ज्यादा हुआ, लेकिन इन दोनों केसेस में, इसके कम ज्यादा में और इसके कम ज्यादा में, रेडियस कांस्टेंट रहा। तो इट मीन कि यहां कांस्टेंट का जो काम कर रहा है वो सर्कल का रेडियस कर रहा है, और सर्कल के रेडियस का बेहतरीन सिंबल आर होता है, और वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सर्कल्स। सीधी सी बात है कि आप छोटा सर्कल भी ले सकते हो और बड़ा सर्कल भी ले सकते हो। तो छोटे सर्कल का कांस्टेंट रेडियस कम होगा और बड़े सर्कल का कांस्टेंट रेडियस ज्यादा होगा। आप इक्वेशन में पुट करें प्लीज। तो s की जगह s, इक्वल की जगह इक्वल, कांस्टेंट की जगह r और थीटा की जगह थीटा। s इज इक्वल टू आर थीटा इक्वेशन हमें मिला, लेकिन हम तो प्लेन एंगल का फार्मूला लेना चाहते हैं। हम प्लेन एंगल का फार्मूला लेना चाहते हैं। सो आप माय डियर स्टूडेंट्स इसको इस तरह लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। तो थीटा की जगह अब मैं लिख सकता हूं प्लेन एंगल इज इक्वल टू, और रेशो की जगह रेशो, ये क्या है, एस। तो आप कहें सर ये लेंथ ऑफ आर्क है, और ये क्या है, तो ये है रेडियस ऑफ सर्कल। ये क्या है भाई, ये रेडियस ऑफ सर्कल है। तो हमें प्लेन एंगल का फार्मूला मिल गया। हमने प्रूफ किया कि प्लेन एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। अब मैं आपसे पूछूंगा, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपका दिया हुआ आंसर ठीक होगा। प्लेन एंगल का ये फार्मूला है। सो माय डियर स्टूडेंट्स कंक्लूड करें, शाबाश। व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ सॉलिड एंगल? तो कॉमन सेंस यूज किया करें, अगर हो तो आप कहें सर प्लेन एंगल की जगह सॉलिड एंगल, इक्वल की जगह इक्वल, तो रेशो की जगह रेशो होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, यहां वो चीज है, मेरे लफ्ज दोबारा सुनिएगा, यहां वो चीज है जिससे प्लेन एंगल बनता है। ये वो चीज है जिससे प्लेन एंगल बनता है, तो यहां वो चीज होना चाहिए जिससे सॉलिड एंगल बनता है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस करके दिया था कि सॉलिड एंगल इज डिनोटेड बाय एरिया। ये वो लेंथ है जो प्लेन एंगल के सामने आता है, और ये वो एरिया है जो सॉलिड एंगल के सामने आता है। बस एक छोटा सा फर्क, यहां रेडियस ऑफ सर्कल है, तो यहां पर आई थिंक आप समझ गए हैं कि यहां रेडियस ऑफ स्फीयर होगा। क्या इक्वेशन पूरा हो गया? नहीं। आप कहें सर एक सबसे बड़ा फैक्टर रहता है, ये क्या है, एंगल, और एंगल का यूनिट कभी मीटर में नहीं आ सकता। तो इधर ऊपर लेंथ है, मुलाहिजा करें, ऊपर लेंथ है तो 1 मीटर, नीचे रेडियस तो 1 मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, तो एंगल का यूनिट मीटर में नहीं आ रहा। लेकिन यहां एरिया है ऊपर,
और ऊपर एरिया है तो मीटर स्क्वायर और नीचे एक रेडियस है तो मीटर, एक मीटर को कैंसिल करेगा और एंगल का यूनिट मीटर में आएगा, जो कि मुमकिन नहीं, गलत है, रॉन्ग डेफिनेशन है। तो हमें हर हाल में न्यूट्रलाइज करना होगा मीटर को, और मीटर तब न्यूट्रलाइज होगा कि एरिया के नीचे भी मीटर स्क्वायर आ जाए, और मीटर स्क्वायर के लिए रेडियस ऑफ स्फीयर के ऊपर हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर लगाते हैं, जिससे यहां पर भी स्क्वायर आ जाता है और ये कैंसिल हो जाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको प्लेन एंगल का भी फार्मूला मिल गया कि प्लेन एंगल इज लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। लेकिन सॉलिड एंगल का फार्मूला भी आपको मिला कि सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय रेडियस ऑफ स्फीयर, बट इसके ऊपर स्क्वायर। ये वो एरिया है जो सॉलिड एंगल का सामना करता है, ये वो लेंथ है जो प्लेन एंगल का सामना करता है। ये तो दोनों के फार्मूले हो गए। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के मैथमेटिकल फॉर्म भी मैंने आपके साथ शेयर किए, 4-4-5-5 डेफिनेशंस भी मैंने आपको बता दिए। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट कर रहा हूं आपको, प्लेन एंगल की ही बातें हैं। वी आर डीलिंग माय डियर स्टूडेंट्स प्लेन एंगल, और प्लेन एंगल की यूनिट्स की बात करूंगा। तो द यूनिट्स ऑफ प्लेन एंगल जो है, प्लेन एंगल के जो यूनिट्स हैं, एक है इसका स्टैंडर्ड यूनिट, और वो है रेडियन। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन, और इसके अदर यूनिट्स या कॉमन यूनिट्स जो होते हैं वो है डिग्री, रिवॉल्यूशन, मिनट, सेकेंड, टर्न एटसेट्रा, इस तरह और भी है। अब इनमें रिलेशंस क्या है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि 1 रेडियन कितना होगा, 1 रेडियन कितना होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 1 रेडियन के दो डेफिनेशंस है। एक रेडियन कितना प्लेन एंगल बाई कितना प्लेन एंगल 1 रेडियन होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक डेफिनेशन वो है कि वो प्लेन एंगल जो 57.3 डिग्रीज के बराबर हो, यानी 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज, 57.3 डिग्रीज के बराबर हो, सो दैट प्लेन एंगल इज 1 रेडियन, वो 1 रेडियन कहलाता है। क्या मतलब है इसका? तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप एक सर्कल लगा दें, हमें कोई हर्ज नहीं, आप छोटा सर्कल बनाते हो, बड़ा बनाते हो, फिर आप ऐसा करें कि इसका डायमीटर ले लें, फिर आप ऐसा करें, इस पर डी रखते प्रोटेक्टर, ये प्रोटेक्टर आपने रखा, फिर यहां से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 एग्जैक्ट 57.3, वहां आप लाइन खींचे जहां डी आपको 57.3 डिग्री बताएगा। तो जिस पॉइंट पर 57.3 डिग्री बन जाए, यानी यहां 0 डिग्री से लेकर ये 57.3 डिग्री, तो इतने प्लेन एंगल को कितना नाम दिया? 1 रेडियन का। ये एक डेफिनेशन हुआ कि द प्लेन एंगल विच इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज इज कॉल्ड 1 रेडियन। अब दूसरा डेफिनेशन भी आप देखें, आप ऐसा करें कि अब मीटर रॉड ले लें और यहां से यहां तक रेडियस मालूम करें और यहां से यहां तक एस मालूम करें। आप देखोगे जब 1 रेडियन का एंगल होगा, 57.3 डिग्री का एंगल होगा, तो एस और आर आपस में बराबर होंगे। अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10, अगर रेडियस 15 तो ये भी 15, अगर रेडियस 30 तो ये भी 30। इससे हम समझ गए कि भाई रेडियन क्या होता है, तो हम समझ गए कि वो प्लेन एंगल जिसके लिए लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ऑफ सर्कल आपस में बराबर हो। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो समझ गए। अब अगर मैं कहूं सिमिलरली, अदर यूनिट्स के बारे में पहले बात कर लूं। अदर यूनिट्स की कमालात कुछ इस तरह है कि एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, और ये भी याद रखें कि पाई रेडियन जो होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं, और ये भी याद रखिए कि 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर होते हैं, और ये भी याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर होता है, और ये भी याद रखिए कि 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड्स के बराबर होते हैं। ये वो रेफरेंसेस है जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपको हेल्प मिलेगी। मैं 1-2 क्वेश्चंस करूंगा प्लेन एंगल पर, ताकि आप समझ जाएं कि कन्वर्जन कैसे होती है, प्लेन एंगल के एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाने का तरीका क्या है। लेकिन उससे पहले मैं सिमिलरली कह देता हूं। सिमिलरली अगर मैं कहूं सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है, तो याद रखना सॉलिड एंगल का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज, सॉलिड एंगल का स्टैंडर्ड यूनिट होता है स्टीरेडियन। ये स्टीरेडियन होता है,
और स्टीरेडियन कौन सा एंगल होगा? वो सॉलिड एंगल, वो सॉलिड एंगल जिसके सामने एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो। भाई वो सॉलिड एंगल जिसके सामने एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो। यानी फर्ज करो ये है एक स्फीयर, ये एक स्फीयर है और यहां पर सेंटर पर यहां से बाउंड्री तक रेडियस आ रहा है 10, मिसाल दे रहा हूं। तो अब जनाब रेडियस 10 है तो रेडियस का स्क्वायर कितना होगा? तो 10 स्क्वायर और 10 स्क्वायर कितना आता है? 100। तो आप इधर एक एरिया ले लें, ये डेफिनेटली सॉलिड एंगल का सामना एरिया करता है, लेकिन इस एरिया की वैल्यू कितनी हो? 100 का मतलब है कि एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर है, एरिया इस रेडियस के स्क्वायर के बराबर है। तो वो एरिया जो रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो, वो एरिया स्फीयर के सेंटर पर जो एंगल बनाएगा दैट इज 1 स्टीरेडियन। हम इसे 1 स्टीरेडियन कहेंगे। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि प्लेन एंगल एंगुलर मोशन में भी इस्तेमाल होता है, बल्कि उसका बेसिक ऑपरेटर है जिसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाद में हम कहेंगे चैप्टर नंबर 5 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके आपके लिए इस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 1 स्पेशली फॉर एन एमडीके स्टूडेंट्स, तो आप इस क्वेश्चंस को डील करें। शाबाश। मैं आपसे कहूं दैट व्हाट विल बी the value of what will be the correct value of 2 pi by 3 radians? 2 pi by 3 radians की करेक्ट वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए इट इज 360 डिग्रीज और ऑप्शन बी इट विल बी 120 डिग्रीज, ऑप्शन सी इट विल बी 90 डिग्रीज और ऑप्शन डी इट विल बी 60 डिग्रीज। ऑप्शन ई में रहता हूं नान, क्योंकि क्या पता इसमें ना हो और आप अपने घर में बैठकर मुझ पे हंसते रहो। सो मैं तो अभी आपके सामने बना रहा हूं, मुझे क्या पता इसमें आंसर है या नहीं है। एनीहाउ सॉल्व करते हैं। तो भाई कैसे सॉल्व करोगे वो तरीका है। सबसे पहले आपने ये देखना होगा कि भाई किस यूनिट से किस यूनिट में जाना है। तो आप देख रहे हो कि आप रेडियन से डिग्री में जा रहे हो। सो यू हैव टू यूज द रेफरेंस ऑफ, आपने रेफरेंस बिटवीन रेडियन एंड डिग्री इस्तेमाल करना होगा। अभी अभी मैंने इतने रेफरेंस लिख के हर क्वेश्चन का अपना अपना रेफरेंस आप इस्तेमाल करोगे। यहां रेडियन और डिग्री के दरमियान कन्वर्जन है तो मैं रेफरेंस बिटवीन रेडियन एंड डिग्री को इस्तेमाल करूंगा। सो माय डियर स्टूडेंट इज वी नाउ दैट मैंने उन रेफरेंसेस में लिखा कि 2 पाई रेडियन होते हैं 360 डिग्रीज के। अब आपको 2 पाई के नीचे क्या दिया है? आपको 2 पाई रेडियन नहीं 2 पाई बाई 3 चाहिए, तो हमें लेफ्ट साइड पे नीचे 3 लाना है, बट इक्वेशन कह रहा है कि जो लेफ्ट पे करोगे वो राइट पे। तो देयरफॉर आई कैन से डिवाइडिंग बोथ हैंड साइड्स बाय 3। तो आप 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 3 और ये बन जाता है 2 पाई बाई 3 रेडियन और ये बन जाता है 120 डिग्रीज। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू पीपल, द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के मैक्सिमम वैल्यूज क्या हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं? तो 2 पाई, ऑप्शन बी 4 पाई और 2 पाई और ऑप्शन डी 2 पाई और 4 पाई। हम सॉल्व करेंगे। याद रखिए पहला आंसर प्लेन एंगल का होगा और दूसरा आंसर सॉलिड एंगल का। तो प्लेन एंगल का फार्मूला यूज करें जो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके नाम किया। आप कहें सर इसके सामने का लेंथ ऑफ आर्क और नीचे था सर्कल का रेडियस, तो फैसला आप करोगे।
रेडियस आपने पढ़ा कि इस इक्वेशन में क्या था, कांस्टेंट था, फिक्स था। इसका मतलब है कि जैसा माय डियर स्टूडेंट्स जैसा लेंथ ऑफ आर्क, तो आप कह सकते हो कि वैसा प्लेन एंगल, जैसा लेंथ ऑफ आर्क वैसा प्लेन एंगल, जैसा लेंथ ऑफ आर्क वैसा प्लेन एंगल। डियर स्टूडेंट्स, सो डियर स्टूडेंट्स, आपको प्लेन एंगल चाहिए मैक्सिमम, तो रेडियस फिक्स है, लेकिन आपको लेंथ ऑफ आर्क भी क्या बताना होगा, मैक्सिमम। अब फैसला करें, मैं नहीं आप खुद करें। ये सर्कल है और ये आपका वो रेफरेंस लाइन था, क्या ये मैक्सिमम लेंथ ऑफ आर्क है? आप कहें नहीं सर, इससे तो ज्यादा हो सकता है। ये मैक्सिमम, नो, इससे भी ज्यादा हो सकता है। ये मैक्सिमम, नहीं, इससे भी ज्यादा हो सकता है। ये मैक्सिमम, नो, इससे भी ज्यादा। चलिए ये मैक्सिमम, नहीं, इससे भी ज्यादा। अच्छा, सर्कल पूरा, इससे तो ज्यादा नहीं होता क्योंकि सर्कल ही खत्म हो गया। इसका मतलब है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ आर्क जो होता है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ आर्क होता है, वो होता है पूरा सर्कल। आप इसे सरकमफ्रेंस कह सकते हो बाय आर। और अब आप समझ चुके हैं कि मैक्सिमम प्लेन एंगल पूरा सर्कल होता है 2 पाई आर बाय आर, तो आर आर कैंसल। चले जनाब, मैक्सिमम प्लेन एंगल तो 2 पाई मिला, मैक्सिमम प्लेन एंगल 2 पाई मिल गया। अब मैं आपसे कहूंगा कि मैक्सिमम सॉलिड एंगल क्या होगा। सो सिमिलरली, मैं सिमिलरली कहूंगा, सिमिलरली आपने अभी अभी डिराइव किया था कि सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसमें स्क्वायर क्यों है मैंने बता दिया। सिमिलरली में क्या आपने सीखा, आप कहोगे, सोचोगे, अप्लाई करोगे डियर स्टूडेंट्स, आप कहोगे कि सर अगर मैक्सिमम प्लेन एंगल था तो पूरा सर्कल का लेंथ पुट करना था, और अगर इधर सॉलिड एंगल हमें मैक्सिमम लेना है, इफ वी नीड अ मैक्सिमम सॉलिड एंगल, तो फिर हमें एरिया पुट करना होगा पूरा स्फीयर। पूरे स्फीयर का एरिया पुट करें, पूरे सर्कल का लेंथ पुट करें तो मैक्सिमम प्लेन एंगल, पूरे स्फीयर का एरिया पुट करें तो मैक्सिमम सॉलिड एंगल। एंड हेंस सॉलिड एंगल जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम आर स्क्वायर अपनी जगह पर, और पूरे स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल तो ये 4 पाई, तो सॉलिड एंगल 4 पाई और प्लेन एंगल 2 पाई मैक्सिमम। इट मीन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन, इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की कि मैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को आपके लिए आसान बना दूं, और उम्मीद है आपको नुकसान नहीं हुआ होगा, आपको फायदा हुआ। और हमने लेक्चर नंबर 1 के 2 फैक्टर डिस्कस किए, वो थे फिजिकल क्वांटिटी और प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब मैं आपको समझाने वाला हूं यूनिट, छोटा सा पॉइंट है। यूनिट में एक दो क्वेश्चंस कर दूंगा और डिफाइन कर दूंगा। यूनिट के 2 डेफिनेशन आपको सिखाता हूं, 2 क्या याद करोगे, दोनों अच्छे हैं आपके लिए। पहला, व्हाट इज यूनिट? सो इट इज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी की पैमाइश के लिए जो स्टैंडर्ड आप इस्तेमाल करते हो, उसी स्टैंडर्ड को उसका यूनिट कहते हैं। यानी द स्टैंडर्ड फॉर लेंथ इज मीटर, द स्टैंडर्ड फॉर लेंथ मेजरमेंट इज सेंटीमीटर। हम लेंथ की मेजरमेंट सेंटीमीटर में कर सकते हैं, मीटर में कर सकते हैं, मिलीमीटर में। तो वो स्टैंडर्ड जिसको पूरी दुनिया किसी क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करती है, तो वही स्टैंडर्ड उस क्वांटिटी का यूनिट कहलाता है। आप समझते हैं, आपके बचपन की यादें हैं। मैं दूसरा डेफिनेशन करूंगा। अगर आप मुझसे कहें कि सर यूनिट क्या है, तो मैं टिपिकल डेफिनेशन करूंगा, द सिंबल्स व्हिच आर यूज्ड इन representation and measurement of physical quantities। भाई वो सिंबल्स जो एक फिजिकल, वो सिंबल जो फिजिकल क्वांटिटी के रिप्रेजेंटेशन और उसके मेजरमेंट में इस्तेमाल होते हैं, दैट सिंबल्स आर यूनिट्स। कीप इट इन योर माइंड। ये सेंटेंस आराम से सुनिए, ना समझ आए तो फिर से सुनिए, ना समझ आए फिर से भी सुन लीजिएगा, फिर चौथी बार मत सुनिएगा, आप पागल हो जाएंगे। सो मैं जो कहने वाला हूं वो ये है कि all symbols are not units but all units are symbols। अब डेफिनेशन का मतलब क्या है? अगर मैं यहां लिखूं 20, तो शायद आपके जहन में आ रहा है 20 मार्क्स,
हो सकता है किसी और के जहन में आ जाए 20 स्टूडेंट्स, किसी और के जहन में आ जाए 20 बॉल्स, किसी और के जहन में आ जाए 20-20 का मैच। कोई क्या सोचेगा। अब मैं छोटा सा एक फैक्टर लिख रहा हूं, मैं इसके साथ m लिख रहा हूं। तो जैसे ही मैंने 20 मीटर यानी m लिखा, आपके जहन में एक क्वांटिटी ट्विंकल करने लगा और वो क्या है? लेंथ। तो सबसे पहली बात इस m में क्या है? तो m में पहली बात यह है कि ये एक सिंबल है या नहीं है? तो इसीलिए जनाब यूनिट में पहला फैक्टर मैंने क्या लिखा? सिंबल लिखा। दूसरी बात, ये मीटर देखते ही आपकी खोपड़ी शरीफ में लेंथ आने लगता है। इट मीन कि ये मीटर रिप्रेजेंट करता है लेंथ को। It represents length and length is a physical quantity. Length is a physical quantity. तो ये लेंथ को रिप्रेजेंट भी करता है, यानी इसमें रिप्रेजेंटेशन का काम भी है। और ये 20 मीटर मुझे ख्वाब में नहीं आया, डेफिनेटली मैंने इसको मेजर किया होगा, तो ये मीटर उसी मेजरमेंट में इस्तेमाल भी हुआ। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, कोई पूछे यूनिट क्या है, तो कहना कि फिजिकल क्वांटिटी की पैमाइश के लिए जो स्टैंडर्ड चुना जाता है वही उसका यूनिट होता है। दूसरा डेफिनेशन करना कि हमारे आसपास हर वो सिंबल जो हमारे लिए किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है और उसको हम क्वांटिटी के मेजरमेंट में भी इस्तेमाल करते हैं, वो क्वांटिटी का यूनिट कहलाता है। अब मैं यूनिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेता हूं। एक दो क्वेश्चंस मैंने अभी तक आई थिंक आपसे 2 क्वेश्चंस किए शायद। सो इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जेक्टिव नंबर 3, एमसीक्यू नंबर 3 फॉर दिस लेक्चर। और एमसीक्यू नंबर 3 है डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि हाउ मेनी न्यूटन्स आर देयर, हाउ मेनी न्यूटन्स आर देयर in 0.5 डाइम्स। थोड़ा मुश्किल ले लिया। हाउ मेनी न्यूटन्स आर देयर इन 0.5 डाइम्स? कितने न्यूटन्स होते हैं 0.5 डाइम्स में? ऑप्शन ए, इट इज 10 raised to the power -5। ऑप्शन बी, इट इज इक्वल टू 10 raised to the power -4। ऑप्शन सी, इट विल बी 5 into 10 raised to the power -6। और ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। भाई नान इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये मैंने जल्दी में सोच लिया, लेकिन शायद गलत हो, तो नान अगर ना हुआ तो नान लेंगे, मैं तो सॉल्व करूंगा। इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा है कि 0.5 डाइम्स जो है, 0.5 डाइम्स कितने न्यूटन्स के बराबर होता है? 0.5 डाइम्स कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो आप रेफरेंस यूज करोगे, और रेफरेंसेस आप चाहो या ना चाहो, आप गूगल से देख लें, बुक से देख लें, पूरा टेबल आपको मिलेगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, आपको याद करना पड़ेगा। सो रेफरेंस इसका ये है, याद रखना कि इज 1 न्यूटन इज 10 raised to the power +5 डाइम्स। 1 न्यूटन 10 raised to the power +5 डाइम्स के बराबर है। अब जब ये 10 raised to the power +5 इस तरफ आएगा तो माइनस बन जाएगा। सो मैं कह दूंगा कि 10 raised to the power -5 न्यूटन इज इक्वल टू, यहां से ये चला गया तो 1 रह गया, 1 डाइम। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो डाइम्स की वैल्यू दरकार है वो 0.5 है, तो हमें यहां 0.5 लाना है। और उम्मीद है आप समझदार हैं कि 1 से 0.5 तब आएगा जब हम इसको 2 पर डिवाइड करेंगे। सो इसलिए मैं मजबूर हूं, मैं कहूंगा डिवाइडिंग बोथ हैंड साइड्स बाय 2। दोनों अतराफ को 2 पर डिवाइड करें। यहां ये 1 आप लिखिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, डिवीजन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहां 1 है तो मैंने लिखा। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, ये 1/2, 1 अपनी जगह और आपने बोथ साइड को 2 पे डिवाइड किया। 10 raised to the power -5 न्यूटन इज इक्वल टू 1/2 डाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इलाइजा करें। 1/2 होता है 0.5 और 10 raised to the power -5 न्यूटन इज 0.5 डाइम्स। 0.5 डाइम्स और 0.5 into 10 raised to the power -5 न्यूटन, ऐसा है ना। अब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, एक ही तो बात है। सो मैं इसको थोड़ा टॉप पे लिख लेता हूं, यहां पर लिख लेता हूं। ऑलरेडी मैंने ये 2 फैक्टर डिस्कस कर दिए हैं और यूनिट डिस्कस कर रहा हूं। इसको मैं यहां लिख रहा हूं, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ लिखना मेरा हक बनता है। तो 0.5 डाइम्स इज इक्वल टू
0.5 इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन। फिलहाल तो आप समझ रहे हैं। अब मैं ऐसा कर रहा हूं 0.5 टाइम्स ही की तो मुझे वैल्यू बतानी है, यही तो मुझे चाहिए डियर स्टूडेंट्स। अब राइट साइड पे अगर मैं इस पॉइंट को इस तरफ ले जाऊं तो ये क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा, लेकिन पॉइंट से इस तरफ मीन नंबर इंक्रीज, तो इट विल बी डिक्रीज, माइनस में एक इजाफा होगा तो 5 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन। और मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। मुझे गरज क्वेश्चन के आंसर में नहीं है। अगर खुदा न खास्ता मैं कैलकुलेशन में गलत भी हो गया डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास टाइम होता है, आपके पास फ्यूचर के ख्वाब होते हैं। मैं तो आपको मेथड सिखा रहा हूं, मैं तो आपको फैक्ट्स सिखा रहा हूं। मेरा फोकस इस कैलकुलेशन पे नहीं है, मेरा फोकस इन आइडियाज पे है कि इस तरह के आइडियाज के क्वेश्चन आप किस तरह सॉल्व करोगे। तो अगर मैं इस कैलकुलेशन में गलत हुआ पहले तो नहीं हुआ हूं इंशाल्लाह, तो आप ठीक कीजिएगा, लेकिन आप स्टेप्स ऑफ सोल्यूशन जरूर सीखिएगा। इस तरह के बेशुमार क्वेश्चन आप चैप्टर नंबर 1 में फेस करोगे, चाहे वो पेपर हो चाहे वो टेस्ट हो। अगर टेस्ट में फुल सिलेबस हो गया तो फिलहाल आपका सिलेबस ही है। यूनिट हमने डिस्कस कर लिया। लास्ट फैक्टर, आज के लेक्चर नंबर 1 का लास्ट फैक्टर के प्रीफिक्सेस क्या है, बस 3-4 मिनट की बात है। प्रीफिक्सेस क्या है डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर प्रीफिक्सेस? तो बहुत गलत सेंटेंस जो मैं अक्सर सुनता हूं, जिनसे मैं पूछ लेता हूं, स्टूडेंट सामने बैठते हैं तो वो कहते हैं सर नंबर इन पावर ऑफ 10, नंबर इन पावर ऑफ 10। नंबर इन पावर ऑफ 10 जो है वो प्रीफिक्स होता है। ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि किलो क्या है, आप कहें सर प्रीफिक्स है, तो ये इसलिए प्रीफिक्स नहीं है कि 10 का पावर 3 में लिखते हैं। अगर मैं इसको 10 के पावर के बगैर इस तरह भी लिखूं इवन देन ये प्रीफिक्स है। ये तो एक वजह कि मैंने 10 के पावर के बगैर भी लिखा तो फिर भी प्रीफिक्स है। दूसरी बात, 10 का पावर 4 10 के पावर में है बट इट इज नॉट अ प्रीफिक्स। तो आपने क्या सीखा कि 10 के पावर में है भी फिर भी प्रीफिक्स नहीं है, और 10 के पावर में नहीं है फिर भी प्रीफिक्स है। लिहाजा ये बात मत करें कि जो 10 के पावर में होगा वो प्रीफिक्स होगा। द सेकंड डेफिनेशन, अक्सर ये सुनने में आया है कि प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू सिंप्लीफाई डिफिकल्ट रीडिंग्स। मैं फिर एतराज करूंगा कि भाई डेफिनेशन का मतलब है कि ये चीज है क्या, ये तो डेफिनेशन में आप यूज बता रहे हो कि प्रीफिक्स हमारा क्या काम। अगर मैं आपसे पूछूं प्रीफिक्स किस काम आता है, तब मुझे जवाब देना कि प्रीफिक्स मुश्किल रीडिंग्स को आसान बनाता है, मैं एग्री हो जाऊंगा। लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा कि प्रीफिक्स हमारे क्या काम आता है, मैं ये पूछ रहा हूं ये चीज क्या है। तो आप इसमें यूज ना बताएं, मुझे बताएं ये है क्या। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं प्रीफिक्स। पहली बात के प्रीफिक्स सिंबल्स हैं। क्या है? सिंबल्स हैं। ऑल प्रीफिक्सेस आर सिंबल्स, ऑल प्रीफिक्सेस आर सिंबल्स। प्रीफिक्स सिंबल्स हैं, और ऐसे सिंबल्स हैं जिसमें दो बातें मौजूद हैं। प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब होता है पहले, तो वो सिंबल्स जो यूनिट्स से पहले लगते हैं, कभी भी यूनिट के बाद नहीं लगते। यूनिट से हमेशा पहले लगा सकते हो, बाद में नहीं। और फिक्स का मतलब है कांस्टेंट, फिक्स का मतलब होता है कांस्टेंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दो बातें हो गई, वो सिंबल्स जो यूनिट से पहले लगते हैं और इन सिंबल्स की कांस्टेंट वैल्यू होती है, इन सिंबल्स की कांस्टेंट वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ कि ऐसा है या नहीं। तो अब मैं किलो एक्सप्लेन कर सकता हूं। किलो प्रीफिक्स है। किलो क्या है? आप कहें सर ये प्रीफिक्स है। अब मैं कहूंगा भाई किलो मोहतरम क्यों प्रीफिक्स है? तो आप मुझे कहें इसमें 3 शराइत है। सबसे पहली शर्त के ये इसलिए प्रीफिक्स है क्योंकि किलो एक सिंबल है, के से रिप्रेजेंट होता है। तो देखो सिंबल वाली बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, ये हमेशा यूनिट से पहले लगता है। दूसरी बात भी है इसमें, सबूत चाहिए भाई, एविडेंस चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एविडेंस ये है, अब मैं यूनिट डिस्कस कर चुका हूं। एविडेंस ये है डियर स्टूडेंट्स कि आप ग्राम क्या है? मास का यूनिट है। किलो इससे आगे लगता है, ये ठीक है, लेकिन ग्राम यूनिट के बाद कभी आपने किलो देखा? किलोग्राम तो दुनिया जानती है, ग्राम किलो मेरे ख्याल में आप मेरे मुंह से पहली बार सुन रहे हो, और आप शायद हंस भी रहे हो, हंसते रहो। तो एनीहाउ किलोग्राम
ठीक है, ग्राम किलो गलत है, यानी के यूनिट से पहले लगेगा, ये नहीं, दूसरा भी देख लें। अगर मैं कहूं वाट, वाट क्या है? यूनिट है, तो किलो वाट ठीक आता है, लेकिन कभी जिंदगी में आप वाट किलो नहीं यूज करोगे। और इसी तरह और भी है, किलोग्राम हो गया, किलोमीटर। अगर मैं कहूं मीटर क्या है, तो आप कहें यूनिट है, तो किलोमीटर आता है, लेकिन मीटर किलो कभी आप ना यूज कर सकते हो, ना यूज करोगे, और ना किसी ने यूज किया होगा। तो दूसरी बात भी है कि किलो हमेशा यूनिट से पहले लगता है। अब तीसरी बात, कांस्टेंट वैल्यू। तो वो कांस्टेंट वैल्यू यही है ना कि के अगर ग्राम के साथ लगे, के अगर मीटर के साथ लगे, के अगर वाट के साथ लगे, लेकिन सब के साथ ये 1000 को रिप्रेजेंट करता है। 1000 को, किलोग्राम 1000 ग्राम, किलोमीटर 1000 मीटर, किलोवाट 1000 वाट। तो चाहे यूनिट जो भी हो, लेकिन इसकी वैल्यू अपनी जगह पर बरकरार रहती है, चाहे आप वैल्यू 10 के पावर में लिखो, चाहे आप वैल्यू 10 के पावर में ना लिखो। काफी ज्यादा प्रीफिक्सेस हैं जो स्मॉल भी हैं, लार्ज भी हैं, और इनका फायदा ये है कि हम इनसे मुश्किल रीडिंग्स को आसान बनाते हैं। मैं आपके लिए जाते जाते ये लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे लेक्चर नंबर 2 में मुलाकात होगी, और उसमें भी मैं चैप्टर नंबर 1 के कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स आपसे शेयर करूंगा। 3 लेक्चर में चैप्टर फर्स्ट में आपके लिए कंप्लीट करूंगा। तो जाते जाते क्वेश्चन नंबर 4 कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्योंकि मैंने शायद 4 पहले किए। क्वेश्चन नंबर 5, अगर मैं आपसे कहूं द रेशियो ऑफ नैनो एंड माइक्रो इज, द रेशियो ऑफ नैनो एंड माइक्रो इज, ऑप्शन ए मिली, ऑप्शन बी किलो, ऑप्शन सी मेगा, और ऑप्शन डी एहतियातन नॉन हमारा अच्छा दोस्त। सो भाई आप सॉल्व करें। जब भी आप रेशो देके फौरन रेशो निकालें, कहे बस रेशो मालूम करना है। रेशो के ऊपर क्या है, तो नैनो, ऊपर है माय डियर स्टूडेंट्स नैनो, और नीचे है माइक्रो। अब सॉल्व करें। नैनो आप जानते हो दैट इट इज 10⁻⁻9, और माइक्रो जानते हो 10⁻⁻6। जब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻9, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा +6, एंड इट इज 10⁻³ एंड 10⁻³ इज मिली, मिली के बराबर है। उम्मीद है मैंने गलत सॉल्व नहीं किया होगा, और फिर भी अगर किया हो रहे स्टूडेंट्स, सो मैं इंसान हूं, जल्दी में हूं, आपको सिखा रहा हूं, कैलकुलेशन में मुझसे गलती हो सकती है, वो इंशाल्लाह आप माइंड नहीं करोगे। ये हो गया जनाब प्रीफिक्सेस। लेक्चर नंबर 1 फिनिश। आपसे रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट्स, अपना फीडबैक शो कीजिएगा। आपके अच्छे कमेंट्स मुझे बहुत एनर्जी देते हैं, और मैं अगले वीडियो में और ज्यादा इनपुट डालने की कोशिश करूंगा। इस वीडियोस को आप खुद भी देखिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियोस मेरे लोगों का टाइम जाया नहीं करते और फायदा पहुंचाते हैं, तो लोगों को फायदा पहुंचाने में मेरा साथ दीजिएगा, मेरे साथ जाइएगा। आप बोर भी नहीं होंगे, फिजिक्स भी पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह मैं आपको एंटरटेन भी करूंगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।